तो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने जो है बजट है 2023-2024 का उसे पेश कर दिया है, यानी कि कितने पैसे किस सेक्टर में लगने हैं खर्च में और कौन से सेक्टर से कितने पैसे एज अ रेवेन्यू जनरेट होने हैं, इसके बारे में पूरा बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रख दिया गया है। और एक बात आपको और बता दूं कि ये मोदी गवर्नमेंट का 5वां बजट है और इलेक्शन आने के पहले आखिरी बजट। तो अब इसी बजट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से बजट के बारे में, जो कि 2 दिन पहले ही अनाउंस हो गया है। तो देखिए, बजट जो है ना, इसकी बहुत सारी इस बार की तो हाइलाइट्स निकल के आई हैं, लेकिन हम कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान दे दूं। भाई देखिए, जो बजट पेश होता है ना, वो होता है आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जहां पर जो बजट है, हालांकि 266 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बजट जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ है, वहां पे वर्ड यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो बजट है उसकी स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल मिलने के बाद ही ये बजट को सैंक्शन करके उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। अब ये पैसे कहां से आते हैं? तो पैसे आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहां से ऑफ कोर्स पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही इस फंड में से आप पैसे निकाल सकते हो जो भी आपको खर्चे के लिए चाहिए। तो बजट में हम देखने वाले हैं कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा मिला है, कहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। और एक चीज जो सब जानना चाहते हैं वो ये है कि भैया अब इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलने वाली है, क्या इसका स्लैब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो जानेंगे ये भी और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बजट की शुरुआत हुई है विजन फॉर अमृतकाल के साथ। तो ये अमृतकाल का जो विजन है ना, वो विजन ऐसा है कि जब हमारे देश को आजाद होकर 100 साल हो गए हों, उस वक्त तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका हो। यह है अमृतकाल का विजन, जिसके लिए 3 मुख्य पॉइंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विद फोकस ऑन यूथ। सेकंड है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट की यहां पर बात की जा रही है। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यहां पर यह है कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोगों के पास पैसे भी हों, लोग बहुत अच्छा कमा भी रहे हों, स्पेंड भी कर रहे हों और इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है, ऐसा जो है स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना, गवर्नमेंट ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है 7 ऐसे प्रायोरिटी पॉइंट्स पे जिस पे गवर्नमेंट ध्यान देने वाली, और इसे कहा जा रहा है सप्तऋषि, यानी 7 ऐसे जो पॉइंट्स है जहां पे हमको ध्यान देने की जरूरत है इस अमृतकाल में। सबसे पहला तो देखिए यहां पर यूथ पावर आ जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। गो ग्रीन, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा अब जो इको फ्रेंडली चीजें हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ईवीज वगैरह हैं, उनको प्रमोट करने वाले हैं। नेक्स्ट है अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी जो भी क्षमता भारत में भरी हुई है उसे और ज्यादा उजागर करना है। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को डेवलप करना है। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, साथ ही साथ रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि छोटे से छोटे तबके के लोगों तक जो भी डेवलपमेंट है वो पहुंचनी चाहिए इन सप्तऋषि यानी 7 प्रायोरिटाइज किए हुए पॉइंट्स के थ्रू। इसके बाद ना गवर्नमेंट ने कुछ और भी चीजों को प्रपोज किया है, जैसे एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है, जहां पे जो गवर्नमेंट है ना वो एक एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाने वाली है। अब इससे होगा क्या? तो देखिए, इससे होगा ये कि एग्रीकल्चर टेक से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। उनकी एक तो फाइनेंशियल मदद भी हो पाएगी, साथ में उन लोगों को और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत बड़ा कदम लिया है, जिसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बताया कि भाई लगभग सारे स्टेट्स को अगर मिलाएंगे ना, तो अलग अलग स्टेट्स लेकर के 39,000 के अराउंड कंप्लायंसेस है जो एक बिजनेस को करने होते थे, अगर डिफरेंट स्टेट्स में उनका बिजनेस चल रहा है ऑफकोर्स। तो इन सारे जो कंप्लायंसेस हैं 39,000, इनको एक तो एलिमिनेट करने का काम किया गया है। इसके अलावा 3,400 लीगल प्रोविजंस ऐसे थे जो कि क्रिमिनल कैटेगरी में फॉल होते थे, उनको भी डीक्रिमिनलाइज करने का काम यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इससे हुआ गया कि भाई आपको अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको और ज्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इसके अलावा आने वाली है नेशनल डेटा पॉलिसी, यानी कि जो हमारा डेटा है, भाई हम सबको पता है डेटा इज द न्यू गोल्ड, और सारी बड़ी कंपनीज, बड़ी जो टेक कंपनीज है वो आपके डेटा के पीछे पागल हो रखी है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक ऐसी डेटा पॉलिसी लेकर आएंगे जहां पर आपका जो डेटा है ना वो स्टोर करके रखेंगे। बाद में फिर जैसे उसको किसी सरकारी काम के लिए यूज करना है या प्राइवेट कंपनीज को भी अगर देना है आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो ये उस पॉलिसी के थ्रू आपके डेटा को स्टोर करेंगे और फिर उसे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया पैन कार्ड का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा हो गया अब, क्योंकि देखो
हमको पता है कि बहुत सारे कामों के लिए हमारे आधार कार्ड यूज होते हैं और आधार कार्ड अब तो यूनिवर्सली यूज होते ही है ना। वैसे ही अब बिजनेसेस के लिए जब बिजनेस को आप रजिस्टर करोगे या बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम होगा ना, तो वहां पर पैन कार्ड आपका जो है वो एक कॉमन आइडेंटिफायर बन जाएगा, यूनिवर्सल आइडेंटिफायर बन जाएगा, यानी उसका रोल बहुत ब्रॉड हो गया। नेक्स्ट अगर आए बात करें तो भाई एजुकेशन सेक्टर में भी ना बहुत सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं। जैसे अभी मैं आपसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूं तो ये कंटेंट क्रिएशन का काम है बेसिकली, तो इससे रिलेटेड कोर्स लाने की गवर्नमेंट बात करिए। साथ ही साथ जैसे आपको एआई में कुछ काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसके लिए डेडिकेटेड कोर्स, ऐसे ही काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो एजुकेशन में भी आने वाले हैं। इसके अलावा आप मूव करोगे ना तो बिजनेसेस के लिए एक पोर्टल बनने वाला है जहां पर आप जो इन्फॉर्मेशन एक बार फॉर्म पे फिलअप करोगे वो स्टोर हो जाएगी। जैसे डिजी लॉकर में हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, वैसे ही डिजी लॉकर यहाँ पे भी बनेगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। वो ना आप डिफरेंट वेबसाइट पे, जब हमको कंपनी रजिस्टर करनी होती है बेसिकली, उस समय क्या करना होता है कि आपको डिफरेंट वेबसाइट पे जाके वही सेम इन्फॉर्मेशन बार बार भरने पड़ती है। तो अब यहां पे उसी चीज में आपको रिलीफ मिल रहा है कि एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, फिर आप जब चाहे जैसे चाहे उसको जिस भी साइट पे यूज करना है आप यूज कर सकते हो, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं भैया इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में कितनी आपको छूट मिल गई। तो इस बार तो लोग बाग खुशी मना रहे हैं कि उनको 7 लाख तक की जो अब आपकी इनकम है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर आपका सवाल यह आएगा कि यार ये जो नया हम स्लैब देख रहे हैं 0 to 3 में nil, फिर 3 to 6 में 5%, ये क्या बला है, क्योंकि 7 लाख तक तो टैक्स देने की बात ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। तो फिर ये टैक्स स्लैब क्या है, तो देखिए मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको सेक्शन 87A के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए अब ये इनकम टैक्स स्लैब का जो कैलकुलेशन है ना वो कुछ ऐसा बैठता है कि लेट्स सपोज आपकी इनकम 7 लाख है, मतलब यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ऐसा पार्लियामेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको बोल दिया है। लेकिन ना ये पॉसिबल होता है रिबेट की वजह से। अब रिबेट क्या है, तो देखिए इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के अंडर में होता क्या है ना भाई, आपकी टैक्स जो बनता है उसको गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है, यानी आपको छूट दे देती है कि चलो ठीक है आपका जो भी टैक्स बन रहा था उस पर आपको रिबेट हम दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो सेम चीज यहां पर लागू हो रही है कि सपोज जैसे आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है, तो जिसमें कि अब यहां पर खेल आता है इन टैक्स स्लैबों का, जहां पे आप 0 to 3 तक अगर आप देखोगे तो यहां पे तो आपको कोई टैक्स नहीं पटाना है। लेकिन अब 3 के ऊपर, अब 7 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो कितने बच रहे हैं आपके, 4 लाख। अब ये 4 लाख जो है ये दूसरे सेकंड स्लैब के अंदर आ जाते हैं, यानी 3 to 6 की रेंज में, जहां पे दिया गया है कि आपको 5% जो है वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो बेसिकली टैक्स देना पड़ेगा। तो जो ये 5% है ना, 5% कितना हुआ 4 लाख का, ये हो गया सिर्फ 20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए है ना, ये गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रही है, यानी उस पर छूट दे रही है कि ठीक है बेटा तुम्हारा 20,000 रुपया माफ तुम रखो। तो यहां पे हो क्या रहा है कि 7 लाख रुपए तक तो मुझे टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन जहां पे मेरी इनकम जो है वो इस अमाउंट से एक्सीड होती है, 7 लाख रुपए से एक्सीड होती है, हालांकि यहां पे 7.5 लाख का भी बोला हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में डिडक्शंस में काउंट हो जाएंगे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं उस पे चला जाएगा 50,000 रुपए। लेकिन अब इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है सपोज 9 लाख रुपए, तो वहां पर फिर आपको जो भी टैक्स स्लैब में आपका इनकम आएगा उतना आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अब कुछ बात करते हैं बुनियादी बातों की, यानी बेसिक बातों की, जो सभी जानना चाहते हैं कि भाई क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीजें सस्ती हुई, जो कि हर बजट के बाद ऑलमोस्ट सारे ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो चीज़ें सस्ती हुई है ना, उसमें सबसे पहले है आपका मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि कस्टम ड्यूटीज़ को ना कम कर दिया, किन चीज़ों पे, मोबाइल के पार्ट्स पे। तो जैसे मोबाइल के पार्ट्स अगर कम होंगे, यानी कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है ना फ़ोन की, वो होगी इंडिया में, क्योंकि पार्ट्स जो है वो सस्ते मिल रहे हैं। तो जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, बेसिकली क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत को हम पुश दे रहे हैं, तो इस वजह से मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उसके पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी कम हो गई। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री को ही, मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए टीवी में जो सेल्स लगते हैं ना, उन सेल्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे कि सस्ते में आप सेल खरीदो और इंडिया में लाके उसे मैन्युफैक्चर करो। इसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं उन पे वो भी सस्ता हो गया। साथ ही साथ श्रिम्प फीड जो है आपके खाने के, वो भी सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा मशीनरी फॉर लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। साथ ही साथ रॉ मटेरियल फॉर ईवी इंडस्ट्री भी सस्ती हो गई है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं वो भी सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि भैया उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना आपको, उन पे ही जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह कम लग रही है, जिसकी वजह से सीधा इंपैक्ट इस बात पे पड़ेगा कि जो भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हो वो आपको सस्ते मिलेंगे देश में।
इसके अलावा कुछ चीजें जो कॉस्टली हो रही है यानी जो महंगी हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सिगरेट। भैया सिगरेट के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लग रहा है और वो महंगी होने वाली है। इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी महंगी होने वाली है, कंपाउंडेड रबर महंगे होने वाले हैं, इमिटेशन ज्वेलरी महंगी होने वाली है, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड बार यानी कि सोने के बार से बनने वाले जो भी आर्टिकल्स है वो महंगे होने वाले हैं। साथ ही साथ किचन की जो इलेक्ट्रिक चिमनी रहती है वो महंगी होने वाली है भैया। तो जो लोग सोच रहे थे कि यार कुछ समय के बाद हम अपने किचन में चिमनी लगवाएंगे, उनके लिए बुरी खबर, क्योंकि अब चिमनी जो है वो महंगी होने वाली है। इसके साथ इंपोर्टेड बाइसिकल और टॉयज, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉमिस कर रखे हैं ना कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ फिर तुमको इंपोर्टेड बाइसिकल या फिर खिलौने दिलाएंगे, तो वो जो है अब महंगे होने वाले हैं। इसके अलावा जो भी इंपोर्टेड लग्जरी कार्स रहेंगी और ईवीज रहेंगी वो भी अब से महंगी होने वाली हैं। आगे देखें तो यार यहाँ पर ना रेलवे को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इसे मैसिव बूस्ट कहा जा रहा है क्योंकि रेलवे को मिला है इस बार के बजट में 2.4 लाख करोड़ फिस्कल ईयर 24 के लिए, जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर एलोकेशन है ऐसा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए गवर्नमेंट जो है वो रेलवे की तरफ ना बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर जो रेल मिनिस्टर है उनका भी विजन है, हमारे पीएम का भी विजन है कि इंडिया में हाई स्पीड रेल चलनी चाहिए। तो उसके लिए यार पैसे तो ज्यादा लगेंगे क्योंकि आपको ट्रैक्स को रिनोवेट करना पड़ेगा, अच्छे मजबूत ट्रैक्स डालने पड़ेंगे जिसपे ट्रेनें दौड़ेंगी हाई स्पीड वाली। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को और ज्यादा पैमाने पे चलाने की बात की जा रही है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बजट जो है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ है रेलवे के लिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला है वो मिला है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को। जी हां, इस साल डिफेंस इंडस्ट्री को मिला है 5.94 लाख करोड़ रुपीस, जो कि पिछले बार से 13 गुना ज्यादा है। पिछले साल इनको 5.25 लाख करोड़ मिला था। अब देखिए यहां पे डिफेंस बजट बढ़ाने के पीछे का मकसद ये है कि भाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़नी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो तो डिफेंस पे भी लागू होता है। तो यहां पर इसके अलावा जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको अलग से अच्छी खासी फंडिंग मिली है 23,264 करोड़ रुपए की। ठीक है, जिससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च का काम, यहाँ पे डिफेंस रिसर्च का काम हमारे ही देश में होने लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की अब गवर्नमेंट का जो है वो बैटरी से जो एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो इनकी कैपेसिटी है उसे ये 4000 मेगावाट करने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है। साथ ही साथ हाइड्रोजन मिशन तो है ही इंडिया का, जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कारें और बसें, इनकी बात की जा रही है कि इनको भी लाया जाएगा। तो वे ऑल इन ऑल ये था हमारा बजट पूरा 2023-24 का। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़े काम जरूर आया होगा इस बजट को समझने के लिए। तो अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।